नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट। यानी एनसीईआरटी का मतलब है कि एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए देख लेते हैं। अगर आपके पास एक्सरसाइज बुक है तो बुक में पेज नंबर 43 पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए। क्या होता है, कोई सब्जेक्ट कोई कंपाउंड्स है। तो 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास एक सैंपल है, एक कंपाउंड है। वो कंपाउंड कितना है? वो है आपका 0.24 ग्राम। उस कंपाउंड में क्या क्या है? तो उस कंपाउंड में दो चीज़ें हैं, एक आपका ऑक्सीजन है और दूसरा बोरान है। उसमें से ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 0.096 ग्राम और जो आपका बोरान है वो कितना है? 0.144 ग्राम। आपको बताना है कि इन दोनों चीज़ का, ऑक्सीजन और बोरान का परसेंटेज बाई मास कितना कितना है। ठीक है, चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में अगर हम देखें तो इसका आंसर ये है कि टोटल मास ऑफ कंपाउंड से अगर हम बात करें तो वो दिया हुआ है 0.24 ग्राम, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरा मास ऑफ बोरान दिया हुआ है 0.096 ग्राम और इसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन भी आपको दिया हुआ है 0.144 ग्राम। अब आपको निकालना है परसेंटेज। तो किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना होता है तो आपको सबको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लास में अगर हम बात करें मार्क्स की परसेंटेज निकालना है, तो मार्क्स का परसेंटेज निकालना होता तो अपन क्या लिखते हैं कि जितना टोटल मार्क्स आपको आता है, मान लेते हैं आपको 70 मार्क्स आया, फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो परसेंटेज मार्क्स होता है वो हमें पता चल जाता है कि कितना होता है, 70% मार्क्स हमें मिले। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो उसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि दो सब्जेक्ट के मार्क्स आपके दिए हुए हैं और टोटल मार्क्स आपका दिया हुआ है, उसमें से कितना आपको मिला है, कितना बकाया है, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 10% ऑफ बोरान, बोरान का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बोरान की मात्रा लिखेंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 0.24, यानी जो उसका मैक्सिमम मार्क्स है, जो टोटल अमाउंट है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो परसेंटेज ऑफ बोरान है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 40%। उसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 0.24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 60% और बोरान 40% बाई वेट अवेलेबल है दिस कंपाउंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। यदि 3.0 ग्राम कार्बन बर्न्ड इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन, देन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ठीक है, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कार्बन है, कार्बन को जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका कार्बन है वो 8 ग्राम है और जब हम इसे जलाते हैं तो ये 11 ग्राम जो है 3 ग्राम कार्बन है अपने पास, सॉरी 3 ग्राम कार्बन है। अगर 3 ग्राम कार्बन को हम जलाएंगे तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी? 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 ग्राम। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि अगर आप 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड
कितना प्रोड्यूस होगा यदि हम 3 ग्राम कार्बन के साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं। तो आप ध्यान से सुनिए कि जब हम बात करते हैं कितने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 ग्राम कार्बन है, उसको जलाएंगे, 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगी तो 11 ग्राम आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट साइड जितना हुआ प्रोडक्ट साइड उतना ही रहेगा। दूसरा आपका लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो परसेंटेज है या जो उनका रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स होता है। तो जब हमें पहले पता चल गया कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है या रेशियो कितना है, 3:8, ये 3:8 किसका है, ये है आपका कार्बन और ऑक्सीजन का। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे 3 ग्राम के साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन बर्न करो, चाहे 11 ग्राम करो, चाहे 22 ग्राम करो, चाहे 30 ग्राम, चाहे 100 ग्राम, यानी 3 ग्राम कार्बन के साथ सिर्फ 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। और यदि 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, तो उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी पहले प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ फिक्स है, कार्बन का परसेंटेज फिक्स है, तो उसी तरह ऑक्सीजन का भी फिक्स होगा। क्लियर? आइए देखते हैं इनका आंसर डिटेल में देख लेते हैं। आंसर में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और गिव 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी समझने के लिए नहीं है। फिर इसके बाद अगर 3 ग्राम हम कार्बन बर्न करते हैं किसके साथ, 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, देन 3 ग्राम कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, देन रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। यानी जब 3 ग्राम कार्बन को हम रिएक्ट करवाएंगे तो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो आपका 42 ग्राम ऑक्सीजन बचेगी वो लेफ्ट रह जाएगी, वैसे बची रह जाएगी, वो अनरिएक्टिव रहेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो जब 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब 11 ग्राम ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो लिखा हुआ है इन केस आल्सो ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, सिर्फ 11 ग्राम ही बनेगी, क्यों, क्योंकि कार्बन 3 ग्राम है और उसके साथ सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर सकती है। इसके अलावा आप जितनी भी ऑक्सीजन देंगे वो बची रह जाएगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। द एबव आंसर इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और जो हमने आंसर दिया है वो किस बेस पे डिसाइड हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 44 में, 44 ओपन कीजिए, वहां पर देखिए व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स देके बताना है। तो पॉली एटॉमिक मतलब होता है बहुत सारे एटम। जब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम है, जब हम डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो 2 एटम है, और जब 1-2 से अधिक एटम हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। तो देख लेते हैं आंसर आपका है, अ पॉली एटॉमिक आयंस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल्स नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में क्या है कि एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है, टोटल कितने हो गए 4। तो जब 2 से ज़्यादा एटम होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। और जब आयंस की बात करते हैं तो आयंस मतलब होता है चार्ज, चाहे फिर उसमें पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। दूसरा एग्जांपल देखें हाइड्रोक्सी आयन में, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और उसके ऊपर एक चार्ज है, इसे हम डाई एटॉमिक आयंस भी कह सकते हैं या इसे पॉली एटॉमिक आयंस भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पॉली एटॉमिक का मतलब होता है जब कई सारे एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं, बॉन्डेड होते हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज होता है तो उसी को हम बोल देते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, उनके केमिकल फार्मूले आपको लिखने हैं। तो आपको याद हो तो पार्ट सेकंड, जो इस चैप्टर का पार्ट सेकंड हमने बनाया है, उसमें हमने सिखाया है कि किस तरह से आपको केमिकल फार्मूले बनाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको कोई भी केमिकल एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे पास जो पहला कंपाउंड है वो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, सबको पता है Mg होता है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। दोनों लिख लिया। अब अगर इससे कोई कंपाउंड बनाना है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। आप दोनों को वैलेंसी उसके नीचे लिख लिया। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, 1 किसके साथ, Mg के साथ। तो इसका जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा आपका MgCl2।
ये आपका हो गया कंपाउंड। तो यहाँ पर ये आपका बन गया MgCl2, ये आपका कंपाउंड हो गया। उसी तरह अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड के, तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। कॉपर नाइट्रेट की बात करें, कॉपर और नाइट्रेट को, तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी एक होती है, तो एक इसके साथ आ जाएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, तो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है आपकी 1, और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 1 होती है, इसलिए प्रॉपर जुड़ जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, ध्यान से रखेंगे तो समझेंगे कि जो नाइट्रेट होता है उसका कंबाइंड पॉलीएटॉमिक होता है NO3, इसी तरह कार्बोनेट जो होता है पॉलीएटॉमिक होता है CO3। इसी तरह अगर हम बात करें तो सल्फेट भी होता है जिसे हम बोलते हैं SO4 है। नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, फॉस्फेट होता है तो PO4 हो जाता है, अमोनियम अगर हो गया तो NH4 हो जाता है। तो ये सभी पॉलीएटॉमिक है, तो इनकी वैलेंसी भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास है उसका आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड होता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत होती है कि जो भी कंपाउंड बनाना है उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका सिंबल अपने को पता होना चाहिए और उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। अगर ये दो जो चीज़ आपको पता है तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं कोई भी केमिकल फार्मूला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स के नाम देने हैं, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे जो कंपाउंड्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिख के आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्विक लाइम, क्विक लाइम अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम नहीं, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम सॉरी, बिना बुझा हुआ चूने को बोलते हैं क्विक लाइम, या इसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। और अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन कौन से इसमें एलिमेंट हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और साथ में ब्रोमीन है, ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो नॉर्मल तौर पे जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनका केमिकल फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आपका एक कंपाउंड है। अगर बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको पता है तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है NaHCO3, ये फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो पहला आपने देखा सोडियम होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें और ऑक्सीजन होता है। तो यदि केमिकल फार्मूला आपको पता है तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपका हुआ आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका K2SO4। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम है, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ये 3 एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। नीचे जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनका मोलर मास निकालना है, या उसे अपन कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था कि कितने भी एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी एटम का एटॉमिक मास को टोटल कर दो तो आपका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आ जाता है। देख लेते हैं मोलर मास ऑफ एथाइन की बात करेंगे तो C2H4। तो C2H4 में कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 2 हैं। तो जब कार्बन के 2 एटम है तो 2 इंटू एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12। तो ये हो गया 2 कार्बन का एटॉमिक मास। अब इसको टोटल करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन का। अब दोनों को यदि हम टोटल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह हम बात करें सल्फर मॉलिक्यूल की बात करें, सल्फर मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है S8, यानी एक साथ सल्फर के 8 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालेंगे तो S8 यानी 8 एटम है और एक का कितना होता है, एक सल्फर का एटॉमिक मास 32। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 256 ग्राम। ये हो गया आपका इसका मोलर मास। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस मॉलिक्यूल की बात करेंगे यानी PO4। इसका एटॉमिक मास कितना होता है फास्फोरस का 31, और चूंकि 4 यहाँ पर एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा P4 का 4 इंटू 31, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 124 ग्राम, ठीक है।
इसके बाद देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो चीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होता है 1, क्लोरीन कितना होता है 35.5, दोनों का टोटल कर दिया कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, ठीक है। HNO3 का अगर हम निकालेंगे मोलर मास नाइट्रिक एसिड का, तो HNO3 इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, और चूंकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हो गया 3 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। आप तीनों का हम टोटल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 63 ग्राम, ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर, ओके। आइए देख लेते हैं व्हाट इज द मास ऑफ, यानी आपको मास बताना है, व्हाट इज द मास ऑफ। क्वेश्चन कौन कौन सा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। जब नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम सिंगल N की बात कर रहे हैं। फिर है 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम मास ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एटम की बात हो रही है, मतलब हम Al की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2SO3। आप तीनों में आपको क्या बताना है, मास कितना है, जबकि किस में दिया हुआ है, मोल में। तो आइए देखते हैं फार्मूला का यूज़ करके। सबसे पहले हम बात करेंगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, जितना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, तो ये हो जाएगा आपका 14 ग्राम। उसी तरह 4 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम का कितना होता है 27, तो अगर 4 मोल की बात करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108 ग्राम। अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं द मास ऑफ 10 मोल्स, यहाँ पर 10 मोल्स सोडियम सल्फाइड की बात कर रहा है, तो जब 10 मोल सोडियम सल्फाइड की बात कर रहा है तो सोडियम सल्फाइड का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर Na2SO3 की बात करेंगे तो Na2 मतलब सोडियम के 2 एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, एक सोडियम कितना 23 है, प्लस दूसरा क्या है सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32। फिर तीसरा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने एटम 3 एटम, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 3 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ये हो गया 2 और ये 3, तीनों का टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 126, और चूंकि 10 मोल की बात पूछ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1260 ग्राम। ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कन्वर्ट इनटू मोल, यानी जो आपके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उनको मोल में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए देखते तो यहाँ पर एक अगर मोल आपको निकालना है तो मोल का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला आपका हर जगह यूज़ होगा। सिंपल फार्मूला है, यानी आपको मोल फाइंड करना है तो मोल इक्वल टू होता है मास, यानी जितना मास आपका दिया हुआ है और बटे उसका जितना मोलर मास है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मोल, मोलर मास। ये आपका फार्मूला है और यही फार्मूला पूरे में काम करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए बोल दिया 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 12 ग्राम। फिर किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन गैस मतलब होता है O2, तो एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो मोलर मास कितना हो गया आपका 32, तो 12/32, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है आपको इनको सॉल्व कर लेना है। चलिए आज मैं इनको आंसर आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का जो मोलर मास, एक मोल में कितने होते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमेशा O2 होता है, इसलिए 32 ग्राम होगा O2 का मॉलिक्यूलर मास। अगर सिंगल होता तो 16 होता, ठीक है। अब 12 ग्राम का पूछ रहा है तो 12 ग्राम कितना हो जाएगा 12/32, इसका टोटल जो हो जाएगा 0.35 मोल। दूसरा है आपका 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर यदि हम फार्मूले की बात करेंगे तो चूंकि यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ वाटर का पूछ रहा है तो 20 ग्राम वाटर का पूछ रहा है तो 20 ग्राम बटा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 + 2 यानी 18, तो 20/18 ये हो जाएगा आपका क्या मोल, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने बताया एक ही फार्मूला है, आपको सीधे मोल इक्वल टू मास बटे
मोलर मास, ये फार्मूला लगा देना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 22 ग्राम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम दिया हुआ है, तो 22 ग्राम क्या होगा गिवन मास, तो 22 बटे क्या पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और डाइऑक्साइड मतलब 16 दूनी 32, 32 10 42 तो 44, तो हो जाएगा 22 तो हो जाएगा 22/44। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 मोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आंसर में क्या लिखा हुआ है, वो अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि सीधे फार्मूला लगाना है मोल इक्वल टू मास बटे मोलर मास, तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ, इस क्वेश्चन में आपको मास बताना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में मोल पूछा गया। अब यहाँ पर देखना, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर क्या पूछा था, वहाँ पर मोल पूछा था और मास दिया हुआ था, मोल पूछा था और मास दिया हुआ था, फॉर्मूला वही है सेम है, और इसमें क्या है, इसमें मोल दिया हुआ है और मास पूछ रहा है, इतना सा अंतर है। अब आपको वही फार्मूला लगाना है जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, यानी मोल इक्वल टू मास बटे मोलर मास। तो मान लेते हैं इसने दिया हुआ है 0.2 मोल, तो अपन सीधे लिखेंगे 0.2 मोल इक्वल टू मास पूछ रहा है तो मास की जगह अपन m लिख देंगे, बटे मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम मतलब सिंगल ऑक्सीजन की बात हो रही है, इसका मतलब वो हो जाएगा आपका 16। अब 16 को जब इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा मास इक्वल टू 16 दूनी 32 यानी 3.2 ग्राम। इसी तरह आपका आंसर यहाँ आ गया। अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा लिखा हुआ है 0.5 मोल, 0.5 मोल किसका है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं 0.5, ये हो गया मोल इक्वल टू मास आपसे पूछ ही रहा है, मोलर मास कितना होता है वाटर का मॉलिक्यूल्स का 18। अब 18 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास इक्वल टू 9 ग्राम, ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 ग्राम, सभी को पता है। देन 0.2 मोल कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 16 इस मतलब 3.2 ग्राम। उसी तरह मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है 18 ग्राम होता है 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का। तो जब हम बात करेंगे 0.5, जब 0.5 यानी आधे मोल की बात कर रहे हैं तो इसका जो वेट भी होगा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 ग्राम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, यानी 16 ग्राम यदि सॉलिड सल्फर है तो उसमें S8 में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर इसमें अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझें तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का जो एटॉमिक मास कितना होता है वो होता है 32, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर की बात करेंगे तो सॉलिड सल्फर में 8 मॉलिक्यूल, एक एटम 8 एटम एक साथ कंबाइन होते हैं, तो 8 एटम कंबाइन हो रहे हैं, एक एटम का कितना होता है 32, तो 32 इंटू 8 हो जाएगा आपका एक मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल S8 में कितने ग्राम होते हैं 256 ग्राम, ठीक है। अब आपका बोल रहा है कि 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में कितना होगा, तो अब हमें निकालना 16 ग्राम में कितने क्या कहते हैं मोल होंगे, तो अब हमें निकालना है मोल। तो 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल में आपके कितने मॉलिक्यूल होंगे इतने, ठीक है। अब हम बात करते हैं देन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स, तो हम इसमें 256 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 ग्राम का, ठीक है। तो 16 ग्राम का आपका हो जाएगा 3.7637 इंटू 10⁻22 ग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना की कोशिश करना। सबसे पहले ध्यान से देखना कि इसमें दिया हुआ है कि S8 ये एक मॉलिक्यूल है किसका सल्फर का, ठीक है। तो S8 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 256, क्योंकि एक सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। जब 8 एटम एक साथ कंबाइन है तो 32 इंटू 8 इज टू 256 ग्राम, ठीक है। तो 256 ग्राम
क्या है S8, ठीक है। तो अगर 256 ग्राम सल्फर हम लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अपन ने सेकेंड पार्ट में मोल कंसेप्ट पढ़ा था कि जितना उसका मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास होगा उतना ही ग्राम अगर हम उसे लेंगे तो उसमें 1 मोल पार्टिकल्स होंगे। तो जब 256 ग्राम लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसी तरह अगर हम सिर्फ 16 ग्राम लें तो हम क्या करेंगे, उसमें 256 से भाग दे देंगे तो 1 ग्राम का आ जाएगा, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम का। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.76375 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। दैट्स योर आंसर। ओके, इट्स क्लियर, देन फाइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। ध्यान से सुनना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.051 ग्राम। उसमें आपको बताना है कि एल्युमिनियम आयंस कितने हैं। हिंट दिया हुआ है यहाँ पर कि द मास ऑफ एन आयन ऑफ द सेम एज दैट द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एटॉमिक मास एल्युमिनियम 27 यूनिट। यानी यदि हम यहाँ पर एल्युमिनियम आयंस की बात करें चाहे हम एल्युमिनियम एटम की बात करें, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27 यूनिट। अब 27 ग्राम अगर हम एल्युमिनियम लेंगे तो उसमें आयंस कितने प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको पता है 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू होता है, आपको सबको पता है कि 1 मोल का मतलब होता है 1.6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो एल्युमिनियम के यदि 27 ग्राम लेंगे तो उसमें पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, इतने, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम 0.051 ग्राम लेंगे तो कितने पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस यानी कितने एटम्स होंगे। तो चूंकि 27 में इतने एटम्स होते हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में अगर निकालना है तो 227 से डिवाइड कर देंगे। फिर आपको निकालना कितने का है 0.051, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.051, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना वहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात दी गई थी। तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब होता है Al2O3। Al2O3 का अगर मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो होता है 102 ग्राम। इसी तरह अगर हम बात करेंगे 102 ग्राम में इतने में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो हो जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स। अब Al2O3 में एल्युमिनियम्स की बात करेंगे तो उसमें आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102। तो ये 0.051 मॉलिक्यूल से अगर हम भाग दे देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज 2। तो इससे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपका जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। तो सर थैंक। और अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, तभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।